वो सारी चीजें लोगों की, जनता पर भी डिपेंड करती हैं। अब देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक आदमी कितना भी डिसिप्लिन पॉलिटिशियन है, बड़ा सक्षम है, बड़ा सशक्त है, ठीक है, लेकिन अगर आंदोलन शुरू होता है, कोई कर्मचारी करते हैं, कोई किसान खड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए बड़े से धर्म संकट खड़े होते हैं। उन सबको निपटना जो है वो एक तलवार की धार पे, जैसे मैंने कहा है, चलने वाली बात है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले, जैसे कि अमित जी हल्के फुल्के अंदाज में होना चाहिए कुछ ना कुछ। देखिए, एक तो इस विधानसभा के अंदर जो चीज छूट गई, बात मैं कहने, पहली बार मैं कह नहीं पाया कि एक मियाँ बीवी पहली बार हरियाणा की विधानसभा के अंदर पदार्पण करने वाले हैं। मेरी मुराद है कुलदीप बिश्नोई और उनकी श्रीमती रेणुका। जो लेजिस्लेटिव पार्टी उनकी इतनी बड़ी है। नहीं, देखिए, इस बात में मत जाइए। हम आज खुशी के मूड में आज उनके स्वागत की बात है कि मियाँ बीवी पहली बार अच्छे सत्ता पक्ष की तरह कल स्वागत करेंगे। हाँ, देखिए, बीवियां अलग आई हैं पहले भी, या पति अलग आए हैं। कपल भजनलाल की श्रीमती भी आई, भजनलाल खुद बात कर रहे हैं, युगल के रूप में पहले पूरा गुलदस्ता है। एक तो मैं ये बात कहनी चाहता था, और दूसरी एक और ये ऐसी ही हल्की फुल्की बात है कि विपक्ष की दरी की बात चल रही थी कि वो दरी बिछाने वाली। भाई देखो, एक बात मैं आपको अनिल विज के बारे में साफ कर दूं कि वो भी किसी तरह से मनोहर लाल खट्टर से कम नहीं है, उनके भी आगे पीछे कुछ नहीं है। और मेरा मानना ये है कि मैं नहीं समझता कि वो दरी अपनी साथ नहीं रखते होंगे। वो अपनी दरी, तो ये भी डर है कि कहीं में रहती है, बोला था उन्होंने क्योंकि उनकी कार में दरी रहती है। वो सत्ता पक्ष में रहते हुए भी अपनी दरी अपने साथ रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है ये विपक्ष रहेगा, ये भी हो सकता है वो उस दरी पर अपने साथ विपक्ष को भी बैठने की जगह दे सकते हैं। ऐसा उनका व्यक्तित्व। अनिल जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, निसंदेह अनिल जी हमारी पहचान रहे हैं पिछली विधानसभा में, और अनिल विज जी अनुभवी भी हैं। सबसे सीनियर अनुभव के हिसाब से कहें तो उन लोगों में उनकी गिनती होती है। उनके जो तीखे तेवर हैं, आपने देखा होगा जब से सरकार ने शपथ ली है, सबसे विजिबली एक्टिव अगर कोई मंत्री है, जिलों में चले गए, अस्पतालों में छापे मारे, नकारा लोगों को निलंबित भी किया, निर्देश भी दिए। तो मेरा ये मानना है कि मनोहर लाल जी की जो ताकत है, मनोहर जी का अपना व्यक्तित्व जमा उनकी टीम और जो मंत्रिमंडलीय टीम है, उसके अलावा भी मुझे ये एहसास है कि पार्टी संगठन इस बात को बखूबी समझता है कि ये सरकार बहुत बढ़िया ढंग से काम करे, इसमें संगठन की भी जिम्मेदारी है। तो संगठन की तरफ से एक बैकअप की टीम मजबूत रहेगी, जो आइडियाज भी देगी, जो एग्जीक्यूशन में मदद भी करेगी। और ये तीसरी चौथी निगाह की विपक्ष वाले हमारे मित्र कह रहे थे, निगाह सरकार के कामकाज पर हम अपने घर के भीतर बैठकर भी रखेंगे और उसको सही ट्रैक पर वो चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी संगठन भी निभाएगा। ठीक है, बस धिंगरा साहब आएंगे हम। जरा अभी जी की टिप्पणी विपक्ष पर ले लें, एक जवाब दे दूं। एक ही प्रश्न है, मैं इनसे वीरेंद्र जी से मेरा विनम्र एक प्रश्न है कि एक विपक्ष का नेता रहा हो, पार्टी के लिए पूरा समर्पित रहा हो, दरियों पे बैठा हो, सारा संघर्ष किया हो पार्टी के लिए, एक पहचान बनाई हो भारतीय जनता पार्टी की, एक बेस बनाया हो जो आज जीतने का बेस बना है, उन चाहे वो भले ही 4 आदमी थे विधानसभा के अंदर, उस विपक्ष के नेता में क्या एक कल्पना होती है कि मैं विपक्ष का नेता हूं, कल को जीतेंगे तो मैं मुख्यमंत्री भी बनूंगा? क्या ऐसी कुछ उनके, आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत ये नाइंसाफी हो गई उनके मन में रही होगी? आप मंत्री में भी नीचे जहां तक मेरा मानना है, जितना मैं विज साहब को जानता हूं, विज साहब का व्यक्तित्व ऐसा है, उन्होंने कहा है, खुद टेलीविजन पे कहा है कि ना तो मैं मांगता हूं ना मैं अपेक्षाएं रखता हूं। वो जमीन से जुड़े हुए धुरंधर कार्यकर्ता हैं। जिस शैली में विधायक बनने से पहले और मंत्री बनने से पहले काम करते थे, लगभग उसी शैली में अभी भी काम कर रही है। उनकी ताकत है, पार्टी में उनका बड़ा सम्मान है। और मैं फिर दोहराता हूं, मनोहर जी की बहुत बड़ी ताकत साबित होंगे अनिल विज जी। सवाल ये था कि ये तो उनकी ताकत है, लेकिन पार्टी ने कहीं जाती तो नहीं कर दी। नहीं, कहीं मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात होगी। सर ने जो बात कही, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं। और जिन चुनौतियों और उसकी हम एक पक्ष भूल गए, हम ताकत की भी बात कर रहे हैं मनोहर जी की, हम चुनौतियों की भी बात कर रहे हैं, सरकार की चुनौती और ताकत। एक चुनौती सबसे बड़ी उनके लिए रहने वाली है, वो ये है
कि उनके अंदर के लोग चाहेंगे कि वो फेल हो। हाँ। ये बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है उनके, ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली इसकी है। चर्चा हम थोड़े थोड़े रूप में करते रहे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करते। ठीक है, हम इस पर आगे जाएंगे, थोड़ा सा विस्तार में मामला चला जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट बचे। ढींगरा साहब, आप एक तो जवाब दीजिए इस बात का, दूसरी बात यह है कि आप जब सत्ता में थे तो विपक्ष उतनी यूनाइटेडली आपके सामने नहीं था जितना यूनाइटेड होके आप लोग इनके सामने होंगे। क्या इस जिम्मेदारी को आप निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या विपक्ष का ये अंकुश इनके कामकाज पर दिखेगा भी, या सिर्फ शोर शराबा, वॉकआउट, वही सारी चीजें? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, जब हम सत्ता में थे तो ये भला नहीं थे, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के 30-31 सदस्य जो थे ओपोजिशन में थे 2009 के बाद। लेकिन जहां तक ये थे ये कम थे, और जहां तक हज का सवाल है वो भी कम थे। लेकिन हमने जो भी पिछले 5 साल का जो मैं जिक्र करूं, 2009 से 14 का, तो उसमें मुख्यमंत्री ने एक बात सीधी विपक्ष को कही कि अगर कोई विपक्ष के आदमी हमें अच्छा सुझाव देंगे तो वो बिल्कुल उनकी वो सुनी जाएगी और उसके ऊपर अमल भी किया जाएगा। और हमारा जो कार्यकाल था उसके बीच में उनकी सबकी सुनी भी गई, और उनकी सुनने के बाद उसके ऊपर काम भी किया गया, और हरियाणा की जनता के हिसाब से जो उनकी वाजिब जनता के हिसाब से बनता था काम, वो किए भी गए। दूसरी बात में जो अभी इन्होंने बात छेड़ी इनके पार्टी के उसके ऊपर, तो अगर इनमें कोई आपस में, अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि उनमें आपस में कोई वो नहीं है, तो थोड़े दिन पहले ही मैं चैनल पे ये सुन रहा था कि उनको 5वें नंबर पे बुलाया गया और वो अपने सफाई अभियान में घर पे ही बिठा दिया गया, उनको इंटीमेशन नहीं दी गई। इस बात की शिकायत हर चीज में शिकायत नहीं की। मैं कह रहा हूँ जिस दरार की इनको दरकार है, हमारी सरकार 5 साल वो दरार इनको देखने नहीं देगी। ये हम तो चाहेंगे कि ये अच्छा काम करें, इनको मौका दिया है जनता ने, ये अच्छा काम करें, इनके विकास की गति चाहेंगे, सिर्फ बयान देंगे? जो विकास सिर्फ बयानों में होगा कि अच्छा काम, जो हरियाणा 14वां नंबर पे था, आज वो हरियाणा 1 नंबर पे है। हम चाहेंगे कि ये उसी विकास, लेकिन ये तो खारिज करते रहे। नहीं, ये जनता ने खारिज किया साहब, केवल सरकार में है राजीव जी, केवल हम नहीं खारिज कर रहे, जनता ने खारिज किया है। उस धरने को बदलना पड़ेगा हमको। 14वें नंबर वाला हरियाणा आज पहले नंबर पे है। वो उसके आंकड़े हैं, इनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। उनके सारे बायोमीटर भी हैं, अमाउंट की दर ले लीजिए, पर कैपिटा इनकम की दर ले लीजिए, हर चीज की दर ले लीजिए, उसके हिसाब से सब कुछ जहाँ तक नकारा गया है, उसको कैसे हम ढोएं? जहाँ तक आप कर्ज की बात कर रहे हैं, जनता ने नकार दिया, केवल जी चाहते हैं उसी को कंधे पर लेकर। आप ये कर्ज की बात कर रहे हैं, आप एक गाड़ी का अगर लोन लेते हैं, अगर सपोज उसके ऊपर आप उसकी किस्तें प्रॉपर टाइम पे दे रहे हैं, इट मीन्स कि वो कर्ज पे उसकी आप अदायगी कर गए। हमने जो सरकार से वायदा की, हमने जो जनता से वायदा किया था, जनता को पसंद नहीं, सब पसंद कहाँ है? 15 पर आ गया। हमारे से ऊपर इन्होंने वायदा किया ना। हमने तो 1000 से 1500 कहा पेंशन को, इन्होंने 1000 से 2000 कहा। हम तो कह रहे हैं कि 1000 से काम करना शुरू, लोगों को 1000 से 1500 पसंद नहीं आया। हम तो चाहेंगे कि 2000 करें, लोग जनता में और विश्वास पैदा करें। आप इनके घोषणा पत्र का अजय जी करते हैं। अब ये सत्ता में है, घोषणा पत्र तो ये विपक्ष भी इस बार बड़ा है। ये तो 15 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। क्या विपक्ष का एक अंकुश रहेगा इस सरकार पर, क्योंकि सरकार 47 के आंकड़े पर टिकी हुई है? मनोहर लाल खट्टर साहब की ताकत क्या बनेगी? वाकई हम इस बात को बहुत ईमानदारी से समझना चाहते हैं। आगे की चर्चाओं में भी हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि मनोहर लाल खट्टर रामप्रकाश गुप्ता साबित होंगे, या वो शिवराज सिंह चौहान बन जाएंगे, या फिर वो रमन सिंह बन जाएंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें दिख रही हैं। और नंबर 3, ये सरकार जब काम करना शुरू करेगी, जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे ढींगरा साहब, क्या ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि वो दरार की दरकार जैसी स्थिति कहीं आ जाए खट्टर साहब के लिए? अमित जी भी कह रहे थे कि सबसे बड़ी चुनौती अंदर से ही कहीं न फूट जाए। देखिए, सामान्य तौर पे जैसा मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, तो उस स्थिति में मैंने देखा है कि इस तरह की दरारें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, और ये होती हैं तो कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसा हाल होता है, और उसके बाद फिर भाजपा लौटती नहीं है सत्ता में, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
है ना? समय बाद बिल्कुल। अभी लौटना बाकी है वहाँ नहीं, तो। अभी तक तो नहीं, अभी तक लौटना है। बाकी है। और पार्लियामेंट्री उसके बाद में इलेक्शन दूसरी तो लौटे चीज ही हैं। आता हूँ बहुत संक्षेप में जी। कि जो विपक्ष की स्थिति है, इस बार विपक्ष एक नहीं है, बहुत स्ट्रांग 3 विपक्ष खड़े हैं इनके पास में। 3 विपक्ष, एक कहीं पे कुलदीप बिश्नोई है, कहीं पे कांग्रेस पार्टी है और कहीं पे इनेलो है, और तीनों कहीं ना कहीं पीड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो उस पीड़ा का कहीं ना कहीं इनको सामना करना है, और ऐसी स्थिति में विपक्ष एक बिल्कुल निश्चित रूप से एक सशक्त विपक्ष के रूप में होगा। लेकिन एक अर्थों में इन्हें बड़ा फायदा है कि जो मजबूत विपक्ष है इनेलो का, वो कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव साबित होगा, क्योंकि वो कांग्रेस विहीन सरकार चाहता था और वो हो चुकी है। ठीक है, शक्ति एक फाइनल कमेंट इस पूरी स्थिति पर। आपने कहा मनोहर खट्टर की कौन ताकत बन सकता है? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की भी और प्रदेश सरकार की भी और बीजेपी की तमाम सरकारों की एक ही ताकत है, वो है नरेंद्र मोदी। छोटी छोटी बातों पर भी वो संज्ञान ले रहे हैं। गोहाना में जो देखा आपने चोरी, वहां भी पीएमओ ने संज्ञान लिया। और अब 82,000 करोड़ का अगर कर्ज है, उस पर भी नरेंद्र मोदी ही इनकी मदद करेंगे। आप देख लेना, इनके एकमात्र संकट मोचक है। और एक बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का होने वाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल नई सरकार का पहला दिन, पहला विधानसभा सत्र इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष तैयारी रहेगी। सुबह 10 बजे से हम हर हलचल पर नजर रखेंगे। बहरहाल सरकार का आगाज है, हम आगे देखेंगे क्या होता है, सरकार कैसा काम करती है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरें जारी हैं। थोड़े से इंतजार के बाद देखिए 21 जिले 21 खबरें।